सुंदरपुर गांव में एक किसान नामक रामेश अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। आधी रात का समय था और जोरदार बारिश हो रही थी। तभी रामेश अचानक नींद से जाग गया। अरे ये क्या, सीता भी जाग गई। इस देर रात को क्या हुआ तुम्हें? कोई सपना देखा क्या? नहीं नहीं सीता, बारिश हो रही है। मुझे अभी खेत पर जाना चाहिए। मैंने खेत में नाली नहीं खोदी है। अगर अभी नहीं किया तो बारिश का पानी खेत में भर जाएगा और फसल उगने से पहले ही खराब हो जाएगी। यह कहकर रामेश बिस्तर से उठा, कंधे पर कुदाल रखी और खेत की ओर दौड़ पड़ा। बारिश इतनी तेज हो रही थी। उसने कुदाल से खुदाई शुरू की और नाली बनाने में व्यस्त हो गया। इसमें काफी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार पानी खेत से बाहर बहने लगा। भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर जाग गया, कहते हुए वह घर लौट आया। अरे तुम पूरी तरह भीग गए हो। ये तो सिर्फ बारिश का पानी है सीता। पूरे दिन धूप में काम करते हुए पसीने से तर हो जाता हूँ। क्या तुमने वो नहीं देखा? मैंने देखा है। किसान होना वाकई कड़ी मेहनत और बड़ी जिम्मेदारी का मतलब है। सीता ने उसे तौलिया दिया। रामेश ने खुद को पोंछा, कपड़े बदले और वापस सोने चला गया। अगली सुबह राजमहल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। महाराज, अब केवल यह बीज ही रानी को बचा सकता है। ऋषि वेदांत, हमने रानी के इलाज के लिए दवा मांगी थी। आप हमें बीज क्यों दे रहे हैं? इस बीज से उगने वाला फल रानी को ठीक कर सकता है। तो फिर आप हमें सीधे फल क्यों नहीं देते? बीज क्यों? महाराज, यह बीज किसी भी जमीन में बोया जा सकता है, लेकिन यह अंकुरित नहीं होगा। साफ साफ बोलिए ऋषि वेदांत, आप क्या कहना चाहते हैं? घुमाकर मत बोलिए। महाराज, इस बीज से एक पौधा उगेगा और उस पौधे का फल रानी को ठीक कर सकता है, लेकिन उस पौधे को उगाना आसान नहीं है। बीज किसी भी खेत में बोया जा सकता है, लेकिन यह तभी अंकुरित होगा अगर यह किसी ऐसे किसान की जमीन में बोया जाए जो दिल से शुद्ध हो, जिसने कभी कोई गलत काम न किया हो, जिसके मन में किसी के लिए कोई बुरा भाव न हो। एक पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति, शांत स्वभाव वाला और दयालु हृदय वाला। केवल ऐसे किसान की जमीन में अगर वह खुद उसकी देखभाल करे तो बीज पौधा बनकर उगेगा। फिर वह पौधा फल देगा और वह फल रानी को ठीक कर सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास समय सीमित है महाराज। हमें आज से ही खोज शुरू करनी होगी। यह सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मंत्री जी, इस पर आपकी क्या राय है? महाराज, इनाम के लिए कोई भी किसान खुद को ईमानदार और सच्चा बता सकता है, लेकिन वाकई ऐसा कोई ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मुझे इस पर संदेह है। हम राजा हैं। हमारे सामने मुश्किल या असंभव जैसे शब्द मत इस्तेमाल करो। तुरंत ऐसे किसान की खोज शुरू करो जो ईमानदार, सच्चा, दयालु और शांत स्वभाव वाला हो। हम रानी को और ज्यादा इस हालत में नहीं देख सकते। इस समय रामेश अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी गांव का व्यापारी सेठ करण उसके सामने आ गया। रामेश, तुम जल्दी में लग रहे हो। हाँ सेठ जी, बस खेत जा रहा हूँ। ओह, सीधे खेत पर? क्या मैंने पिछली बार तुमसे कुछ नहीं कहा था? हाँ सेठ जी, मुझे याद है जो आपने कहा था, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। ओह, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। तुम क्यों नहीं मानते? अगर मैं बेचना नहीं चाहता तो नहीं। ये अंतिम फैसला है। यह कहकर रामेश आगे बढ़ गया, जबकि सेठ करण गुस्से में दांत पीसता रह गया। रामेश अपने खेत पहुंचा और राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ। सारा पानी अच्छे से निकल गया है। उस समय सेठ करण अपने मुंशी के साथ पास ही खड़ा था। यह रामेश की जमीन बहुत उपजाऊ है। मुझे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। लेकिन वो मानता ही नहीं।
हर दिन रामेश अपनी जमीन पर जाता और सिंचाई का काम करता। कई दिन बीत गए। आसपास के सभी खेतों में फसलें उगने लगी, लेकिन रामेश की जमीन वैसी की वैसी रही। ये क्या है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर कुछ क्यों नहीं उगा? रामेश बहुत चिंतित हो गया और घर लौट आया। सीता ने उसे पानी पिलाया, लेकिन वह विचारों में खोया था। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हमारी जमीन पर अभी तक फसलें नहीं उगी, जबकि मैंने सभी किसानों से ज्यादा मेहनत की। चिंता मत करो, कुछ और दिन इंतजार करो। शायद इस बार तुम्हारी फसल उगने में ज्यादा समय ले रही है। कई दिनों के इंतजार के बाद भी फसलें नहीं उगी। रामेश की हालत बहुत खराब हो गई। एक दिन सेठ करण फिर आया। अरे रामेश, कैसे हो? सेठ जी, तुम रोज जमीन पर मेहनत कर रहे हो, फिर भी फसल नहीं उगी। क्यों? सेठ जी, मैं भी नहीं समझ पा रहा। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। इस बार तुम्हारी जमीन खराब है और अब मैंने तुम्हें बेचने को कहा था, लेकिन तुम लालची हो गए ज्यादा कमाने की उम्मीद में। अब देखो अपने लालच का नतीजा। सेठ जी, सिर्फ इसलिए कि मैं चुप रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह सकते हो। लालच वो है जब तुम बिना मेहनत के कुछ चाहो, लेकिन मैंने मेहनत की। मेहनत के बाद इनाम की उम्मीद लालच नहीं है। ठीक है। अगर जमीन बेचने का फैसला करो तो मुझे बताना, वरना भूखे रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर सेठ करण चला गया। सेठ की मत सुनो, सब ठीक हो जाएगा। अब केवल एक घड़ा चावल बचा है। भगवान का शुक्र है, मैं इसे पका लूंगी। सीता ने चावल पकाना शुरू किया। रामेश विचारों में खोया बैठा रहा। उन्होंने रात का खाना खाया और फिर दोनों सोने चले गए। रामेश की आंखों में नींद नहीं आई। दिन बीतते गए। सभी दूसरे खेत फसलों से भरे हैं, लेकिन मेरा अभी भी वैसा ही है। अगर मेरी जमीन सच में बंजर हो गई है तो मैं क्या करूंगा? कैसे जीवित रहूंगा? घर कैसे चलाऊंगा? मुझे कोई विचार नहीं आ रहा। मन में कई विचारों के साथ वह घर पहुंचा। क्या हुआ? अभी भी फसलें नहीं? हाँ सीता, अब मैंने उम्मीद छोड़ दी है। अगर जमीन बंजर हो गई है तो उस पर निर्भर रहने का कोई फायदा नहीं। रामेश ने थोड़ी देर सोचा और फिर जमीन के दस्तावेज लेकर सेठ करण के पास गया। सेठ जी। ओहो रामेश, आओ। सेठ जी, बताओ क्या लाया है तुम्हें यहाँ? तुम मेरी जमीन खरीदना चाहते थे ना? अब मैं बेचने को तैयार हूँ। ओहो, अच्छा, बेचो। लेकिन मैं तुम्हें केवल 300 सिक्के दूंगा। ये सबसे अच्छी कीमत है जो मैं दे सकता हूँ। क्या कह रहे हो सेठ जी? इतनी बड़ी जमीन के लिए सिर्फ 300 सिक्के? पहले वो उपजाऊ जमीन थी, अब बंजर है। अगर पहले बेचते तो बेहतर कीमत मिलती। अब 300 से ज्यादा नहीं दूंगा। सब तुम पर निर्भर है। ये भी तुम्हारी रिक्वेस्ट पर दे रहा हूँ। अगर नहीं बेचा तो पता नहीं कितने दिन और भूखे रहेंगे। अरे ठीक है सेठ जी, तुम जमीन ले लो। यह सुनकर सेठ करण ने अपने मुंशी की ओर मुस्कुराया और फिर रामेश से दस्तावेज ले लिए। मुंशी जी, रामेश को 300 सिक्के दो। मुंशी ने सिक्के रामेश को दिए। रामेश ने उन्हें लिया और घर लौट आया। सीता, मैंने जमीन सेठ को बेच दी। 300 सिक्के मिले। तुमने क्या किया? वो भी इतने कम में? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और 2 सैनिकों को खड़े देखा। तुम्हारा नाम रामेश है? हाँ, मैं रामेश हूं। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। राजा तुम्हें देखना चाहते हैं। यह सुनकर रामेश थोड़ा घबरा गया और सीता की ओर देखा। तुम क्यों घबरा रहे हो? जाओ और पता करो कि राजा क्यों मिलना चाहते हैं। रामेश सैनिकों के साथ गया और राज दरबार पहुंचा।
महाराज की जय हो। महाराज, यह रामेश किसान है। रामेश, तुम हमारे सामने इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम मेहनती, ईमानदार, सच्चे, दूसरों के प्रति दयालु और बड़े दिल वाले हो। हमने तुम्हारे बारे में जांच की थी। महाराज, मुझे खुशी है कि आपको मेरी जरूरत है। कृपया बताएं कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। रामेश, हमारी रानी बहुत बीमार है। एकमात्र इलाज एक विशेष पौधे का फल है। हमारे पास बीज है। इसे केवल एक अच्छे, ईमानदार किसान जैसे तुम्हारी जमीन में बोया जाना चाहिए और तुम्हारे द्वारा पाला जाना चाहिए। तभी पौधा उगेगा और उसका फल रानी को ठीक करेगा। हमें विश्वास है कि तुम ये हमारे लिए कर सकोगे। यह सुनकर रामेश के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। सरल शब्दों में कहें तो हम तुम्हें ये बीज देंगे और फिर तुम्हें इसे अपनी जमीन में बोना होगा, पौधा उगाना होगा और फल लगवाना होगा। उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। यह सुनकर रामेश सोचने लगा, लेकिन मेरी जमीन बंजर थी और मैंने इसे पहले ही सेठ को बेच दिया। मंत्री जी, रामेश को 1000 सिक्के दो। तभी मंत्री ने सिक्कों की थैली रामेश को सौंपी। इसमें पूरे 1000 सिक्के हैं, लेकिन अगर तुमने ठीक से सिंचाई नहीं की तो हम तुम्हारा सिर कटवाने में देर नहीं लगाएंगे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। यह सुनकर रामेश डर गया और जल्दी से राजा से बीज ले लिया। अब तुम जा सकते हो। रामेश घर पहुंचा और सीता को सब कुछ बताया। फिर तुमने राजा को क्यों नहीं बताया कि तुमने जमीन सेठ को पहले ही बेच दी है? सीता, सिर कटवाने की बात सुनकर मैं डर गया, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या करूं। रामेश पूरी तरह चिंता में डूब गया और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन मंत्री उसके घर आया। रामेश, राजा ने मुझे जांचने भेजा है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। मुझे अपनी जमीन पर ले चलो। अभी चलते हैं। क्यों न मैं उसे जमीन दिखा दूं? वहां कुछ उगता ही नहीं। जब वो खाली खेत देखेगा और पूछेगा तो मैं कहूंगा कि बंजर होने की वजह से बेच दी। शायद इस तरह अपनी गर्दन बचा सकूं। हाँ, यही करूंगा। ठीक है सर, चलिए खेत पर। रामेश मंत्री को अपनी जमीन पर ले गया, जो अब सेठ करण की थी। लेकिन रामेश को देखकर झटका लगा। पूरी जमीन हरी भरी फसलों से भरी हुई थी। ये कैसे संभव है? कैसे का क्या मतलब? तुमने बीज कहाँ बोया? मुझे दिखाओ, वहां ले चलो। सर, मैंने बीज अभी तक बोया नहीं है। क्या? लेकिन क्यों? क्यों नहीं बोया? दरअसल ये जमीन पहले मेरी थी, अब सेठ जी की है। पिछले 2 महीनों से यहाँ कोई फसल नहीं उग रही थी। मैंने बीज बोए और 2 बार सिंचाई की, लेकिन कुछ नहीं अंकुरित हुआ, इसलिए मुझे बेचनी पड़ी। लेकिन अब यहाँ फसलें खिल रही हैं। यही मैं नहीं समझ पा रहा, सर। रामेश, अगर ये बीज पौधा नहीं बना तो कोई तुम्हें गर्दन कटने से नहीं बचा सकता। यह सुनकर रामेश का दिल डूब गया। मंत्री चला गया, लेकिन रामेश का दिल डर से धड़क रहा था। वह तुरंत सेठ करण के हवेली गया। सेठ जी, तुमने मेरी जमीन को बंजर कहा और सस्ते में खरीदा, लेकिन अब उस पर फसलें उग रही हैं। जब तुमने बेची तब बंजर थी, अब फसलें उग रही हैं, तो ये मेरी किस्मत है और ये अब तुम्हारी जमीन नहीं है। रामेश, उस पर क्या होता है ये तुम्हारा काम नहीं, समझे? अब जाओ। सेठ करण ने अपने एक आदमी को आदेश दिया कि रामेश को हवेली से बाहर फेंक दो। ये सेठ ने जरूर मुझे धोखा देने के लिए कुछ किया है। मुझे पता लगाना चाहिए कि क्या है। रामेश हवेली की एक खिड़की पर गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ जी, अगर रामेश को पता चल गया कि तुमने ही उसकी फसलें बर्बाद की? मूर्ख, कभी जोर से मत कहना। रामेश कभी नहीं जान पाएगा कि हम उसकी जमीन में जहर डालते थे ताकि फसलें न उगे और उसके बीज खराब हो जाएं। यह सुनकर रामेश का सिर चकराने लगा। अब मैं राजा को भी नहीं बता सकता।
मैंने जमीन बंजर होने की वजह से बेची। अब कुछ भी मुझे गर्दन गंवाने से नहीं बचा सकता। अगली सुबह सीता जागी और खुद को अकेला पाया। अरे, वो कहाँ चले गए? उसने घर में देखा, फिर बाहर जाकर पड़ोसियों से पूछा, तुमने उन्हें देखा? नहीं, हमने रामेश को नहीं देखा। जल्द ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामेश गायब है। सेठ जी, सुना रामेश घर से गायब है। तो क्या? मुझे क्या फर्क पड़ता अगर वो गायब है या मर भी गया। सेठ करण अपने मुंशी से बात कर रहा था, तभी सीता कुछ ग्रामीणों के साथ वहां पहुंची। ये सेठ मेरे पति की मौत का जिम्मेदार है। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तुमने मेरे पति की फसलें बर्बाद की और धोखे से उसकी जमीन सस्ते में खरीद ली। वो कल रात मुझे सब बता रहा था और बहुत रोया। उसने उस जमीन पर इतनी मेहनत की। क्या तुम्हें एक किसान की मेहनत बर्बाद करने से पहले जरा भी दया नहीं आई? अरे, तुम मुझे बेवजह दोष दे रही हो। और तुम्हारे पति की मौत कब हुई? शव कहाँ है? एक किसान मौत के बाद भी अपनी जमीन से जुड़ा रहता है। अगर वो जीवित नहीं है तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से खेत से बंधी रहती है। यह सुनकर सेठ करण ने मुंशी की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। हंसी, बस हो गया। अब तुम घर लौट सकती हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पति की आत्मा बदला लेने जरूर आएगी। सेठ, ये तय है। यह कहकर सीता ग्रामीणों के साथ चली गई। उसी रात सेठ करण अपने कमरे में चैन से सो रहा था, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, सेठ, तुमने मेरी जमीन चुराई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह आवाज सुनकर सेठ करण अचानक जाग गया और महसूस किया कि वो और मुंशी घर पर नहीं है, वे खेतों में सो रहे हैं। सेठ जी, तुम? हम यहाँ कैसे आए? हम तो अपने घरों में सो रहे थे। मेरी आत्मा तुम्हें यहाँ लाई। आवाज सुनकर दोनों ने आगे देखा और रामेश को आते देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो भयानक लग रहा था। रामेश? हाँ, मैं रामेश की आत्मा हूँ। तुमने मेरी जमीन चुराई और मुझे मरने पर मजबूर किया। अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। यह सुनकर सेठ करण और मुंशी डर से जम गए। माफ करो हमें, माफ करो रामेश। हमने बड़ी गलती की। नहीं, मैं तुम्हें सजा दिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान गंवाई। अब मेरी पत्नी अकेली है, बिना किसी सहारे के। नहीं नहीं रामेश, हम उसे सब कुछ देंगे। मैं उसके भोजन, आवास और सब कुछ का ध्यान रखूंगा। ये काफी नहीं है। तुम्हें राज दरबार जाना होगा और अपना अपराध कबूल करना होगा। तभी शायद मैं तुम्हें जीने दूं। वरना नहीं नहीं रामेश, हम ठीक वैसा ही करेंगे। बस सुबह तक समय दो। ठीक है, मंजूर। सेठ करण और मुंशी घर भागे और कंबलों में छिपकर डर से कांपते रहे। उनकी हालत खराब थी। सुबह जैसे ही दरबार शुरू हुआ, दोनों राजा के सामने हाजिर हुए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, कृपया हमें बचाओ, वरना वो हमें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? तुम दोनों कौन हो? महाराज, मैं सेठ करण हूँ और ये मेरा मुंशी है। हमने रामेश नामक किसान को धोखा दिया और उसकी जमीन सस्ते में खरीद ली। वो अब मर चुका है और उसकी आत्मा रात में हमें सताती है। उसकी आत्मा ने कहा कि अगर हम आपके सामने कबूल न करें तो वो हमें मार डालेगी। कृपया हमें बचाओ। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से भर गए। तुम दोनों पर शर्म है। तुमने एक निर्दोष किसान से जमीन छीनी और उसे मरने पर मजबूर किया। महाराज, हमें कोई भी सजा दो। यहाँ जमीन के दस्तावेज हैं। कृपया इन्हें उसकी पत्नी को दे दो। हमें बचाओ। ठीक है, वो कागज लाओ। जैसे ही दस्तावेज आए, राजा मुस्कुराए। सेठ करण और मुंशी हैरान थे।
तभी रामेश और उसकी पत्नी छिपने की जगह से बाहर आए। उन्हें देखकर सेठकरण और मुंशी स्तब्ध रह गए। रामेश, तुम जिंदा हो। अब राजा, मंत्री और पूरे दरबार में हंसी छा गई। हूँ, ये क्या है? रामेश बिल्कुल ठीक है। उस रात जब उसे तुम्हारे धोखे का पता चला, उसने मंत्री को सब बता दिया। फिर सीता और रामेश के साथ हमने एक योजना बनाई। हमने रामेश को भूत बनकर तुम्हें डराने को कहा। योजना कामयाब रही और तुम यहाँ आकर कबूल लिया। उम्मीद है अब तुम गरीबों को धोखा देने के परिणाम समझ गए होगे। कभी ऐसा मत करना। हाँ महाराज, मैं सब समझ गया हूँ। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे माफ करो। मंत्री ने जमीन के दस्तावेज रामेश को वापस सौंपे। रामेश, अब तुम्हें अपनी जमीन वापस मिल गई। खुश हो? धन्यवाद महाराज। अब जल्दी जाओ और वो बीज बो। रानी की तबीयत और खराब हो रही है। निश्चित रूप से महाराज। रामेश ने अपनी जमीन में बीज बोया। कुछ दिनों में पौधा उगा। उसने फल दिया जो रानी को खिलाया गया और उसके बाद रानी पूरी तरह ठीक हो गई। राजा ने रामेश को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए, उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए।